हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। मेरा नाम है दीपक कुमार पांडे और ये आपका चैनल है फिजिक्स जी। क्लास शुरू करने से पहले आप सभी को होली की हार्दिक बधाई। भय, निराशा और डर के बादल जो आपके जीवन को बेरंग किए हुए हैं, ईश्वर करे कि इसमें उमंग, नई ऊर्जा और आशा के नए नए रंग खिले और आपका जीवन बहुत ही ज़्यादा रंगीन हो, ऐसी मैं प्रार्थना करूँगा। और आप लोगों से निवेदन रहेगा कि होली एक प्यार का त्यौहार है, इसे अत्याचार का त्यौहार ना बनाएं, प्रेम पूर्वक खेलें, मार पिटाई ना करें। देखो, आज का क्लास हम लोग ट्यूटोरियल क्लास रखे हैं। इस क्लास में एच.सी. वर्मा के जो क्लास 9 की किताब है, उस किताब में जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे कि एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और न्यूमेरिकल को यहाँ पे बनाएंगे। तो इस क्लास को करने से पहले तुम लोग एक कॉपी कलम ले लो और एच.सी. वर्मा की किताब खोल के सामने रख लो। पहले जब क्वेश्चन बोर्ड पे आएगा तो उसको अपने से बनाना है। अगर नहीं बनता है तो मेरा सॉल्यूशन देखना है, ठीक है। लंबा क्लास होगा तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग के पास है एमसीक्यूज। तो पहला क्वेश्चन आपके पास है, देखो क्या कह रहा है। अ पार्टिकल, मैं साइड हट जाता हूँ। अ पार्टिकल इज ट्रेवलिंग विथ कांस्टेंट स्पीड, दिस मीन्स, कहता है कि एक पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, इसका क्या मतलब हुआ। मतलब इन चारों में क्या ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से तुमको देखना है कि कौन सा ऑप्शन ठीक है। अ पार्टिकल इज ट्रेवलिंग विथ कांस्टेंट स्पीड। देखो, कांस्टेंट स्पीड का मतलब होता है जो चेंज ना होता हो। मतलब अगर जो पार्टिकल है 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चलना शुरू किया हो तो जितने देर चला हो इसी स्पीड से चला हो। मतलब पूरे मोशन के दौरान अगर उसका स्पीड चेंज ना हुआ हो तो उसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट स्पीड। द पार्टिकल इज ट्रेवलिंग विथ कांस्टेंट स्पीड, दिस मीन्स, तो इसका क्या मतलब हुआ। ऑप्शन ए कहता है इट्स पोजीशन रिमेन्स कांस्टेंट एज टाइम पास। अगर बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चलेगा तो उसका पोजीशन चेंज नहीं होगा, यह पहला ऑप्शन कह रहा है। तो मोशन और रेस्ट का डेफिनेशन हम लोग पढ़े थे, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई बॉडी अगर समय के साथ अपना पोजीशन चेंज करता है तो उसको हम लोग मोशन में कहेंगे, अन्यथा रेस्ट में। तो अगर बॉडी का पोजीशन ही चेंज नहीं होगा तो वह कांस्टेंट स्पीड से कैसे चल रहा है, वो तो चल ही नहीं रहा है, रेस्ट में है। इसलिए यह ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट कहता है इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस, इट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। यह ऑब्जेक्ट इक्वल समय इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा। तो यह बात सही है। अगर कांस्टेंट स्पीड है, और कांस्टेंट स्पीड का भी तो डेफिनेशन यही हम लोग पढ़े थे, इफ अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम देन इट इज सेड टू बी इन कांस्टेंट स्पीड। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। बाकी देख लो ऑप्शन सी और डी गलत कैसे हैं। तो ऑप्शन सी देखो क्या कह रहा है। ऑप्शन सी कह रहा है इट्स एक्सेलरेशन इज 0। यहाँ पे एक्सेलरेशन का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि स्पीड से एक्सेलरेशन का पता नहीं लगाया जा सकता है। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेलोसिटी दिया हुआ हो तभी एक्सेलरेशन के बारे में कुछ कहा जा सकता है। इट डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। मोशन के डायरेक्शन का स्पीड से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। तो यह भी गलत इसी कारण से होगा। तो हमारा यहाँ पे होगा ऑप्शन बी करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ए रहा। अगर तुम कंप्यूटर पे देख रहे हो तो, मोबाइल पे देख रहे हो तो मोबाइल स्क्रीन पे। सर हम आकाशवाणी पे सुन रहे हैं इसको, तो आकाशवाणी पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पार्टिकल मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। तो इन चारों में से कौन सी बात सही है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, तो तुम अपने से अगर इसमें से कोई ऑप्शन चुन लेते हो तो मैं थोड़ा देर रुक जाता हूँ। चलो वीडियो पॉज करके देख लो, अगर बन गया है तो अच्छी बात है, अन्यथा यहाँ पे देखो। कहता है अ पार्टिकल मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी थ्रू आउट द मोशन चेंज नहीं हो रहा है। हम लोग जानते हैं वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी होता है मतलब इसके पास डायरेक्शन
और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि पूरे मोशन के दौरान ना ही उसका स्पीड चेंज हुआ है, ना ही डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हुआ है। यानी कि अगर वह 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से पूरब के तरफ चल रहा था, तो पूरे मोशन के दौरान वह इसी स्पीड से इसी दिशा में चलेगा, तभी कह सकते हैं कि उसका वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म होता है तो एक्सेलरेशन 0 होता है। आइए अब ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है द पार्टिकल मस्ट बी एट रेस्ट। पार्टिकल रेस्ट में होगा, जरूरी नहीं है। वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, इसका मतलब यह नहीं है कि पार्टिकल रेस्ट में हो। पार्टिकल रेस्ट में तब होगा जब वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, द पार्टिकल मूव्स अलोंग अ कर्व्ड पाथ। अगर कर्व्ड पाथ पे चलेगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि देखो ऐसा दिखता है एक कर्व्ड पाथ जो मैंने टेढ़ा मेढ़ा बनाया है। इस पे अगर कोई पार्टिकल ए चल रहा है तो इस समय इसका मोशन का डायरेक्शन इस तरीके का है। अगर यह इस ढलान पे आ जाए तो इसका डायरेक्शन चेंज हो गया। कर्व पाथ पे चलेगा तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहेगा। देखो डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हुआ, एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन बी भी गलत है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ऑप्शन सी पे। ऑप्शन सी कहता है द पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कल। पार्टिकल सर्कल पे चल रहा है। यहाँ पे हम लोग सर्कल बनाते हैं। सर्कल, अगर पार्टिकल सर्कल पे चलेगा तब भी इसका समय के साथ डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होगा। अगर यह ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो इसका डायरेक्शन देख लो, और अगर यहाँ पे चला जाएगा तो डायरेक्शन, दोनों पोजीशन में डायरेक्शन चेंज हुआ। मतलब अगर कोई पार्टिकल सर्कल पे चलेगा तो उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो गया, यानी वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं रह सकता है। इसलिए ऑप्शन सी भी गलत। अब आता है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी कहता है पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो यह सही है। अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है तो इसकी संभावना है कि उसका वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि इस स्ट्रेट लाइन पे अगर इसका स्पीड कांस्टेंट हो तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा, इसकी संभावना है। बाकी तीनों में संभावना नहीं है, इसलिए डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो a particle covers equal distance in equal time interval. It is said to be। एक पार्टिकल इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। यहाँ पे ध्यान देना है कि सवाल में यूज किया है शब्द डिस्टेंस। इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तुम अपने से कर लिए हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ पे देखो। हम लोग जानते हैं अगर पार्टिकल इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करे तो उसको कहा जाता है मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। इफ पार्टिकल कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल देन इट इज सेड टू बी इन कांस्टेंट स्पीड। अब चारों में से जो इससे मेल खाएगा वो सही होगा। एक आता है मूव्स विथ यूनिफॉर्म स्पीड। यह सही लग रहा है, पहले ही मिल गया। बाकी को देख लेते हैं गलत क्यों है। तो मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी के बारे में डिस्टेंस देख के कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि हम लोगों ने वेलोसिटी का पढ़ा था, कलर चेंज करने दो। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस को देख के वेलोसिटी के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, इसलिए बी गलत। मूव्स विथ वेरिएबल वेलोसिटी। वेलोसिटी का कोई भी कहानी नहीं कहा जा सकता। मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यहाँ पे वेलोसिटी का कोई कहानी ही नहीं है, यानी कि यह भी नहीं कहा जा सकता है। इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखो,
जैसे स्क्रीन पे क्वेश्चन आए तो मेरे सॉल्यूशन के लिए रुकना नहीं है, थोड़ी देर मैं स्क्रीन से हट जाऊंगा, उतने देर में तुम वीडियो पॉज करो, अपने से बनाओ। जब बन जाएगा तो वीडियो स्किप करके आगे चले जाओ, नहीं बना हो तभी मेरा सॉल्यूशन देखना है, ठीक है। चलो तो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3। चलो जिनका हो गया हो अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो इधर देखिए। कहता है अ क्वांटिटी हैज वैल्यू ऑफ -5.0 मीटर पर सेकेंड, इट मे बी डैश। देखो कहता है क्वेश्चन कि किसी सवाल में कोई फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ है जिसके बारे में पता नहीं है कि वह क्या है, पर उसका वैल्यू है -5.0 मीटर पर सेकेंड। हमको नहीं पता है कि यह डिस्टेंस है कि डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड है कि वेलोसिटी है कि एक्सेलरेशन है, क्या है हमको नहीं पता। तो सिर्फ इसके यूनिट को देख के तुमको बताना है कि यह क्या हो सकता है। यहाँ पे यूनिट है मीटर पर सेकेंड और साइन है माइनस का। तो देखो मीटर पर सेकेंड यूनिट होता है स्पीड का या फिर वेलोसिटी का। तो स्पीड या वेलोसिटी में से कोई एक हो सकता है, तो स्पीड होगा या वेलोसिटी। तो याद करो हम लोगों ने स्पीड वाले वीडियो में पढ़ा था कि किसी भी बॉडी का स्पीड निगेटिव क्वांटिटी नहीं हो सकता है, यह हमेशा पॉजिटिव या जीरो हो सकता है, निगेटिव नहीं हो सकता है। वेलोसिटी निगेटिव, जीरो या पॉजिटिव तीनों वैल्यू ले सकता है। यहाँ पे हमारा जो क्वांटिटी दिया हुआ है वो निगेटिव में है, मतलब वह स्पीड नहीं वेलोसिटी होगा। तो यहाँ पे देख लो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ऑप्शन बी इज करेक्ट। बाकी ऑब्वियस रीजन से गलत है। एक्सेलरेशन नहीं हो सकता है, क्यों? कोई बताएगा? अगर तुमको पता है तो कमेंट करो। तो यह एक्सेलरेशन क्यों नहीं हो सकता है? कहोगे कि सर क्योंकि एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि यहाँ पे मीटर पर सेकेंड है। पोजीशन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि पोजीशन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट से मापते हैं और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर, इसलिए नहीं हो सकता है। स्पीड क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि निगेटिव साइन है। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलो देखो, वीडियो पॉज करो। कहता है द एरिया अंडर ए ग्राफ बिटवीन टू क्वांटिटीज इज गिवन इन यूनिट मीटर पर सेकेंड, द क्वांटिटीज आर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार देख लो। अगर तुमसे खुद से बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो मेरा एक्सप्लेनेशन देखना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है उसको हम बताते हैं। कहता है कि कोई एक ग्राफ दिया हुआ है, पहले एक कलर को हटाओ। कोई ग्राफ दिया हुआ है, हम लोग जानते हैं कि एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, इस दोनों का इस्तेमाल करके एक ग्राफ बनाया गया। मान लो इस प्रकार का एक ग्राफ बनाया गया है। उसके बाद ग्राफ में यहाँ पे क्या है नहीं पता, और इस जगह पे क्या है नहीं पता। हम लोगों ने पढ़ा था ना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में यहाँ पे टाइम, यहाँ पे डिस्टेंस रखते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यहाँ पे टाइम, यहाँ पे वेलोसिटी रखते हैं। हमको नहीं पता है कि या इस एक्स एक्सिस पे किस फिजिकल क्वांटिटी को और वाई एक्सिस पे कौन सा फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया गया है। बस पता इतना ही है कि एरिया अंडर द ग्राफ जो आया है उसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो तुमको गेस करना है कि एक्स एक्सिस पे कौन सा क्वांटिटी होगा, वाई एक्सिस पे कौन सा क्वांटिटी होगा। मान लेते हैं एक्स एक्सिस पे कोई क्वांटिटी है एक्स और वाई एक्सिस पे क्वांटिटी है वाई। मतलब चलो मैं इसको फिर से रिफ्रेश करता हूं। एक्स एक्सिस पे एक क्वांटिटी है जिसका यूनिट है एक्स। जैसे लेंथ का यूनिट मीटर होता है, टाइम का यूनिट सेकेंड होता है, उसी तरीके से हम कोई एक इमेजिनरी क्वांटिटी मानते हैं जिसका यूनिट एक्स है। और वाई एक्सिस पे कोई दूसरा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूनिट है वाई। अब अगर हम एरिया अंडर द ग्राफ निकालेंगे तो यह होगा हमारा एरिया अंडर द ग्राफ, और वह एरिया अंडर द ग्राफ आएगा, यह चूंकि रेक्टेंगुलर है तो एल इंटू बी करने से, लंबाई गुना चौड़ाई करने से।
और जब लंबाई गुना चौड़ाई करोगे तो लंबाई हो जाएगा एक्स एक्सिस पे और चौड़ाई हो जाएगा वाई एक्सिस पे, यानी इस दोनों क्वांटिटी का गुना होगा। यानी जो भी एरिया अंडर द ग्राफ आएगा वह इसके यूनिट के यानी कि जो फिजिकल क्वांटिटी एक्स एक्सिस पे है उसका यूनिट गुना जो वाई एक्सिस पे है उसका यूनिट गुना करके आएगा। क्या मैं बात समझा पा रहा हूं? यानी यूनिट ऑफ एरिया अंडर द ग्राफ must be equal to unit of quantity on x-axis multiply by unit of quantity on y-axis। इस दोनों को गुना करके आएगा। यहां तक बात समझ में आई? यानी एरिया अंडर द ग्राफ का यूनिट एक्स एक्सिस पे जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको और वाई एक्सिस पे जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको दोनों को गुना करके आएगा। चलो एक एग्जांपल से और समझाते हैं तुमको, तब इस सवाल पे चलेंगे। फिर से मान लेते हैं यहां पे है लेंथ जो कि है मीटर में और यहां पे है टाइम जो कि है सेकेंड में। तो एरिया अंडर द ग्राफ का यूनिट होगा यूनिट ऑफ एरिया अंडर द ग्राफ is equals to unit of length that is meter into unit of time that is second यानी मीटर सेकेंड। तो अब फिर से हम लोग अपने सवाल पे वापस जाते हैं। यह कहता है कि एरिया अंडर द ग्राफ का यूनिट दिया हुआ है मीटर पर सेकेंड। एरिया अंडर द ग्राफ का यूनिट दिया हुआ है मीटर पर सेकेंड। तुमको बताना है कि वह दोनों क्वांटिटी कौन सा हो सकता है। पहला ऑप्शन है स्पीड एंड टाइम, यानी एक्स एक्सिस पे टाइम और वाई एक्सिस पे स्पीड। तो दोनों के यूनिट को गुना करके देखते हैं क्या आता है। तो स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाई टाइम का यूनिट सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड जाएगा बचेगा मीटर। अगर यह दोनों होता तो एरिया अंडर द ग्राफ का यूनिट मीटर आता, जो कि है नहीं, इसलिए पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा हम लोग देखते हैं, कहता है डिस्टेंस एंड टाइम। डिस्टेंस का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकेंड, गुना करके आएगा मीटर सेकेंड, जो कि है नहीं, मीटर पर सेकेंड है। तो दूसरा नंबर भी गलत। सी में दिया है एक्सेलरेशन एंड टाइम। अब एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। काटेंगे तो एक सेकेंड से एक सेकेंड चला जाएगा, मीटर पर सेकेंड। यही तो है एरिया अंडर द ग्राफ का यूनिट, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखो इजी क्वेश्चन है, तुमको एक लाइन में बना दोगे। कहता है एरिया अंडर अ स्पीड टाइम ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड इन मीटर, मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब और मीटर। स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया अंडर द ग्राफ है वह किस यूनिट से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो जरा बताओ तो स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द ग्राफ कौन से फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता था? सर स्पीड टाइम ग्राफ, यानी यहाँ पे टाइम, यहाँ पे स्पीड, और ऐसा कोई ग्राफ हुआ तो ग्राफ का एरिया अंडर द ग्राफ बताता था। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का कमेंट करो तो क्या बताता था? यह बताता था डिस्टेंस कवर्ड। और डिस्टेंस कवर बताता था तो इसका यूनिट होगा मीटर। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलो इजी है, बन जा रहा होगा।
ज़्यादा अगर तुम लोग को दिक्कत हो रहा है इन सब ऑब्जेक्टिव को बनाने में, तो इसका सीधा मतलब है कि चैप्टर को तुम अच्छे से नहीं समझे हो। पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है मोशन का, जाके देख लो, एक एक करके देख लोगे। देखो पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कम से कम 80% से अधिक खुद से बन ही जाने चाहिए। अगर नहीं बन पा रहे हैं अपने से, इसका मतलब है कि चैप्टर की तैयारी तुम्हारी पूरी नहीं हुई है। ज़रूरत है कि तुम चैप्टर को एक बार और पढ़ो। ठीक है, अब चलो ज्ञान की बातों के बाद हम लोग दूसरे सवाल पे आते हैं। अपने से बन गया होगा तो अच्छी बात है, बाकी लोग देखिए। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो, कांस्टेंट, नेगेटिव और वेरिएबल। कहता है कि किसी पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो उसके एक्सेलरेशन के बारे में आप क्या कहिएगा। तो याद करो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसमें हम लोगों ने पढ़ा था फॉर कांस्टेंट स्पीड, सॉरी कांस्टेंट एक्सेलरेशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं हो, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं हो, तब वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है कर्व लाइन। इफ फॉर वेरिएबल एक्सेलरेशन velocity time graph is a curve line। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं है, यानी वो कर्व लाइन होगा। तो इसका सीधा सीधा मतलब निकलता है कि एक्सेलरेशन इज वेरिएबल, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, यह सभी क्वेश्चन एच.सी. वर्मा की किताब से हैं। फिर से मैं रिमाइंड करा दूं, अगर तुम लोगों को किसी और किताब का भी पढ़ना है तो अगर कमेंट करोगे तो मैं दूसरे किताब का भी, जैसे कि MTG बहुत अच्छी किताब है, मैंने बहुत अच्छा पब्लिकेशन का किताब है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो अगर तुम लोग चाहते हो कि उसका भी मैं बनाऊं सॉल्यूशन, तो तुम लोग कमेंट करोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट है, क्वेश्चन पढ़ लो और अपने से बनता है तो बना लो। देखो बाबू, इस क्लास को मतलब एक हेल्प की तरह मेरे वीडियो को लेना, इस पे मतलब उसमें अटक जाते हैं और अटकने के कारण पूरा छोड़ देंगे, उसके बाद बनाएंगे नहीं, मन भर जाता है। तो तुम सिर्फ जिस क्वेश्चन पे अटकोगे उसी का सोल्यूशन यहाँ से देखो। जो तुम अपने से बन जा रहा है स्किप करते जाओ, बहुत लंबा वीडियो होने वाला है, पूरा देखने का कोई लाभ नहीं है। स्किप करते जाओ, जहाँ पे अटकोगे उसको देखना। ठीक है, और हर एक सवाल में अटकना भी नहीं है कुछ अपने से बनना चाहिए, नहीं तो चैप्टर फिर से पढ़ो। चलो इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। इफ अ पार्टिकल मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अगर पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, यानी मोशन 07 वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था। फॉर पार्टिकल मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड, डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन। डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। यानी पहला ही ऑप्शन इसका सही होगा, जो कि दिया हुआ है स्ट्रेट लाइन। बाकी गलत सर्कल कर रहे हैं, गलत है। स्टेयर लाइक लाइन, देखो स्टेयर मतलब सीढ़ी जैसा, इस प्रकार का लाइन को कहा जाता है स्टेयर लाइक लाइन। तो ऐसा भी नहीं हो सकता है, पॉइंट भी नहीं हो सकता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखो क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ
एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन फिक्स डायरेक्शन इज शोन इन फिगर। देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, यानी यहाँ पे है टाइम और यहाँ पे है डिस्टेंस। और इस ग्राफ को देख के तुमको इस चारों में से एक ऑप्शन बताना है कि क्या बॉडी रेस्ट में है, दूसरा मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, क्या बॉडी का वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेरिएबल वेलोसिटी, क्या बॉडी का वेलोसिटी वेरिएबल है मतलब समय के साथ चेंज होता है, या मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो याद करो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि डिस्टेंस टाइम ग्राफ हॉरिजॉन्टल लाइन हो, इफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन देन बॉडी इज इन रेस्ट। यहाँ पे देखो तो समय चेंज हो रहा है परंतु इसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। अगर यह 5 मीटर पे था तो पहले सेकंड पे भी 5 मीटर पे था, दूसरे सेकंड पे भी 5 मीटर, तीसरे सेकंड में भी 5 मीटर, चौथे सेकंड पे भी 5 मीटर, यानी समय के साथ इसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए बॉडी रेस्ट में है। यह ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। जिनका सही सही आ रहा है, अभी तक एक आधी गलती किए हैं, बधाई हो, तुमने बहुत अच्छी पढ़ाई की है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज शोन इन फिगर। यहां पे है टाइम और यहां पे है डिस्टेंस। डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, तुमको बताना है कि सेम क्वेश्चन आ गया है क्या। हाँ मम्मी, यह क्वेश्चन सेम क्वेश्चन 2 बार आ गया है, इसको इग्नोर करो, सेम ही है ना। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस सेम क्वेश्चन 2 बार हो गया है। चलिए राणा जी मुझे माफ करो, चलिए बाबू साहब आगे बढ़ा जाए, तो छोटा हो जाओ। हाँ दिन से बन गया होगा, इजी क्वेश्चन है। चलो मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा गलती होने का चांसेस इसमें हैं, मतलब भारी नहीं है पर संभावना है कि तुमने गलती की होगी बनाने में। कहता है कि द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ फिक्स डायरेक्शन। इस बात पे जोर देना, मूविंग विथ फिक्स डायरेक्शन, मूविंग इन फिक्स डायरेक्शन इज शोन इन फिगर। यहाँ पे स्पीड टाइम ग्राफ ही दिया हुआ है, लेकिन कंडीशन है कि बॉडी फिक्स डायरेक्शन में चल रहा है। यहाँ पे टाइम है और यहाँ पे है स्पीड। स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है, परंतु बॉडी के साथ एक कंडीशन है कि बॉडी रैंडमली कहीं नहीं चल रहा है, बल्कि यह फिक्स डायरेक्शन में चल रहा है। फिक्स डायरेक्शन मतलब पूरब की तरफ मुंह करके चल रहा है, तो पूरब की तरफ ही चलते जा रहा है। वह पूरब से न पश्चिम घूम रहा है न दक्षिण घूम रहा है, ठीक है। तब इसमें कहता है बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी रेस्ट में है। बॉडी मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड, बॉडी मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, बॉडी मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कौन सा कहा जाए? तो जैसा कि तुम लोगों में से कई लोगों ने ऑप्शन डी सेलेक्ट किया होगा कि ऑप्शन डी सही है, परंतु कुछ जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनको एक कंफ्यूजन भी होगा कि सर स्पीड टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन तो निकलता नहीं है, कांस्टेंट वेलोसिटी हो नहीं सकता क्योंकि स्पीड टाइम ग्राफ है, मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड हो नहीं सकता क्योंकि समय के साथ स्पीड चेंज हो रहा है। मतलब यह भी गलत, यह भी गलत, यह भी गलत, रेस्ट में तो है नहीं। तो लोगों ने डी लगा लिया होगा आंसर। लेकिन जो लोग थोड़ा सा भी बुद्धि रखते होंगे वो लोग के दिमाग में एक क्वेश्चन आ गया होगा कि सर स्पीड टाइम ग्राफ से हम लोग वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं। क्वेश्चन जायज है, परंतु याद रखो स्पीड को अगर डायरेक्शन दे दो तो वो वेलोसिटी बन जाता है। यहाँ पे कह दिया है कि फिक्स डायरेक्शन, मतलब बॉडी का जो भी स्पीड है उसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। तो इस जगह पे स्पीड का जो मैग्नीट्यूड है वह वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। याद रखना स्पीड का मैग्नीट्यूड वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है अगर बॉडी फिक्स डायरेक्शन में चले।
यानी यहाँ पे स्पीड का मैग्नीट्यूड वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर है, इसीलिए यहाँ से हम लोग यह कंक्लूड कर सकते हैं कि बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट चेंज हुआ कि नहीं? हाँ, देखो क्या कह रहा है। The speed time graph of an object moving in a fixed direction is shown in figure। फिर से यहीं पे है, स्पीड टाइम ग्राफ एक बॉडी का है जो फिक्स डायरेक्शन में चल रहा है। मतलब यहाँ पे दिया हुआ है टाइम और यहाँ पे दिया हुआ है स्पीड, और साथ में बॉडी फिक्स डायरेक्शन में चल रहा है। मतलब हम लोग यहाँ से एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी is equals to speed। आगे, बॉडी इज एट रेस्ट। क्या इसको देख के लगता है कि बॉडी रेस्ट में है? तो नहीं, रेस्ट में तो नहीं है। रेस्ट में होता तो यहाँ पे होता। मूव्स विथ फ्लैक्चुएटिंग स्पीड। फ्लैक्चुएटिंग मतलब होता है जो कम ज़्यादा होते रहे, उसको कहते हैं फ्लैक्चुएटिंग। तो क्या बॉडी का स्पीड समय के साथ कम ज़्यादा हो रहा है? नहीं। देखो तो यहाँ पे अगर स्पीड होगा 5 मीटर पर सेकेंड तो समय बढ़ते जा रहा है, परंतु स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं है। मतलब ऑप्शन बी भी गलत है, ए भी गलत है। मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड, यस, बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, यह सही है, क्योंकि समय के साथ इसका स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। डी, मूव्स विथ नॉन जीरो एक्सेलरेशन। इसका एक्सेलरेशन जीरो ही है क्योंकि स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, और स्पीड वेलोसिटी के बराबर है क्योंकि फिक्स डायरेक्शन में है, इसलिए यह भी गलत होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट। इन सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन के बारे में याद है तुम लोग को? क्या पढ़े थे? देखो, सर्कुलर मोशन यानी कोई बॉडी अगर सर्कल पे चले तो ऐसे मोशन को कहा जाता है सर्कुलर मोशन। क्योंकि सर्कुलर मोशन पे बॉडी का जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है हर एक पॉइंट पे चेंज हो रहा है। देखो यहाँ पे डायरेक्शन कुछ और है, यहाँ पे डायरेक्शन कुछ और है, बॉडी यहाँ पे आएगा तो इसका डायरेक्शन कुछ और है। अगर बॉडी सर्कुलर स्पीड पे चल रहा हो तो भले उसका स्पीड फिक्स हो या चेंज हो रहा हो, हर एक सिचुएशन में डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज होते रहता है। इसलिए सर्कुलर मोशन में अगर स्पीड कांस्टेंट रख के भी चला जाए तब भी वह एक्सीलरेटेड मोशन ही होता है, और एक्सीलरेटेड मोशन को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। इसलिए हम लोगों ने पढ़ा था सर्कुलर मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और एक बात याद रखना, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बॉडी का स्पीड, जो बॉडी सर्कुलर मोशन में है उसका स्पीड फिक्स है कि चेंज हो रहा है। चाहे फिक्स हो चाहे चेंज हो रहा हो, हर एक सिचुएशन में वह नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही होगा क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रहा है। अब देख लो ऑप्शन, डायरेक्शन ऑफ मोशन इज फिक्स, गलत बात है, एकदम गंदा बात। डायरेक्शन ऑफ मोशन कभी फिक्स नहीं होता है। डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कंटिन्यूसली, हाँ एकदम सही, हाँ भाई हाँ। एक्सेलरेशन इज जीरो, कह नहीं सकते हो क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो हो ही नहीं सकता है। वेलोसिटी इज कांस्टेंट, कैसे कह सकते हो? वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे चेंज हो रहा है, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब हमारे पास है ट्रू फॉल्स, तो थोड़ी देर ब्रेक लेते हैं, उसके बाद ट्रू फॉल्स करते हैं। अब है हमारे पास ट्रू फॉल्स। तो पहला देखो, पहला है, कहता है इफ ए मूव्स विथ बी देन बी मूव्स विथ रिस्पेक्ट टू ए। यह ट्रू है कि फॉल्स है? देखो, इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक एग्जाम्पल हो ट्रेन और लड़के का। एक लड़का बाहर खड़ा है, पटरी के सामने खड़ा है और ट्रेन चल रही है। तो लड़के के लिए ट्रेन चलती हुई दिखेगी, तो हम कह सकते हैं कि लड़के के रिस्पेक्ट में ट्रेन मोशन में है। अब एक दूसरे लड़के को इमेजिन करो जो ट्रेन के अंदर बैठा है और पहले वाले लड़के को देख रहा है। तो जो लड़का ट्रेन में बैठा हुआ है अगर वह खिड़की से देखेगा तो उसको लड़का रुका हुआ दिखेगा कि चलता हुआ दिखेगा? ऑब्वियसली चलता हुआ दिखेगा।
जो ट्रेन में बैठा हुआ लड़का है उसको बाहर का लड़का पीछे के तरफ चलता हुआ दिखेगा। यानी ट्रेन में बैठे हुए लड़के के लिए बाहर ग्राउंड पे खड़ा हुआ लड़का भी चलते हुए दिखता है। यही कहानी है कि अगर ए बी के रिस्पेक्ट में, इफ ए मूव्स विथ रिस्पेक्ट टू ए, ए मूव विथ रिस्पेक्ट टू बी, देन बी मूव विथ रिस्पेक्ट टू ए। सही है, ट्रू है, ट्रू। नेक्स्ट, स्केलर क्वांटिटीज कैन बी एडेड अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ अर्थमेटिक्स। वैसे यह स्टेटमेंट तो ट्रू है, पर इसके पीछे की कहानी देख लो। फिजिकल क्वांटिटीज मेरा पहला वीडियो फिजिकल क्वांटिटीज पे प्लेलिस्ट में जाओगे तो मिल जाएगा, इन सब चीज़ों को बहुत डिटेल में समझा है। फिजिकल क्वांटिटीज दो प्रकार की होती हैं, एक को हम लोग कहते हैं स्केलर और दूसरे को कहते हैं वेक्टर। अभी तक क्लास 8 तक तुम लोगों ने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं, जैसे कि तुम लोगों ने प्राइस पढ़ा है, मास पढ़े हो, डेंसिटी पढ़े हो, लेंथ पढ़े हो, टाइम पढ़े हो, ये सभी चीज़ें स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। स्केलर क्वांटिटीज वे क्वांटिटीज होती हैं जिनमें डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं होता है। जिस क्वांटिटीज से दिशा का कोई लेना देना नहीं होता है उसको हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। यानी अगर हम किसी बॉडी का मास लिखे 5 kg, तो इसमें इस बात को जानने की कोई आवश्यकता नहीं है पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण यानी डायरेक्शन जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु वेलोसिटी वे फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनमें डायरेक्शन एक अहम रोल निभाता है। यानी जिस फिजिकल क्वांटिटी का एक पार्ट डायरेक्शन भी होता है उसको हम लोग वेक्टर कहते हैं। जैसे फोर्स, अब देखो फोर्स को हम बताते हैं कैसे। एक बॉक्स यहाँ पे रखे हुए हैं, इस पे एक फोर्स लगा, लेट से यह पूरब का दिशा है, पूरब के दिशा में, तो यह पूरब की तरफ चलने लगेगा। परंतु एक दूसरा फोर्स इस पे पश्चिम के दिशा में लग जाए और इसका वैल्यू पहले वाले के दुगुना हो, तो इस समय दोनों एक ही ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स लगे हैं, पर मोशन होगा इस तरफ, पश्चिम की तरफ। यानी फोर्स फिजिकल क्वांटिटी के डायरेक्शन को चेंज करने से रिजल्ट पे परिवर्तन होता है, रिजल्ट में बदलाव होते हैं। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। अब जहां तक मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, जोड़ घटाओ गुना भागा, अभी तक तुम जितना भी पढ़े हो यह सभी के सभी नियम स्केलर क्वांटिटी पे ही काम करते हैं। वेक्टर क्वांटिटी के लिए क्लास 11 में अलग से वेक्टर अलजेब्रा पढ़ाया जाएगा। वहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी को जोड़ने का अलग तरीका है, उसको अलग सिखाया जाएगा कि इसको कैसे जोड़ें, घटाव करना, गुना करना और भागा करना, यह चारों चीज़ तुमको सिखाया जाएगा क्लास 11 में। वहाँ पे गुना दो प्रकार का होता है, एक डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ पे स्केलर क्वांटिटीज कैन बी एडेड, स्केलर क्वांटिटीज कैन बी एडेड अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ अर्थमेटिक्स। यह ट्रू स्टेटमेंट है, सही है। स्केलर क्वांटिटी को अर्थमेटिक्स का रूल, यानी क्लास 8 तक तुम लोगों ने जो जोड़ घटाव का नियम पढ़ा है उसी को कहते हैं रूल ऑफ अर्थमेटिक, उनसे जोड़ा जा सकता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल कैन बी ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब इसको अगर तुम जवाब दे दिए हो तो अच्छी बात है, पर मैं थोड़ा सा विस्तार में ही जवाब दूंगा। एक पॉइंट ए बिंदु से चलते हुए अपना रास्ता तय करते हुए पॉइंट बी तक पहुंचा, तो यह जिस रास्ते पे चला है, यह टेढ़ा मेढ़ा कर्व रास्ते पे चला है, इस रास्ते की लंबाई को कहा जाता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज पाथ लेंथ।
और जहाँ से चलना शुरू किया था उसको हम लोग कहते हैं इनिशियल पोजीशन, और जहाँ आखिर में पहुँचा है उसको हम लोग कहते हैं फाइनल पोजीशन। इस इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक अगर एक स्ट्रेट लाइन खींचा जाए, कहाँ से कहाँ तक, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक स्ट्रेट लाइन खींचा जाए, मेरा तो थोड़ा यह लाइन टेढ़ा हो गया है, चलो स्ट्रेट ही खींचते हैं। अगर एक स्ट्रेट लाइन खींचा जाए तो इस स्ट्रेट लाइन की लंबाई को कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन था द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब बताओ, इस केस में जब ऑब्जेक्ट था कर्व लाइन पे चल रहा था, तब दोनों में से कौन बराबर होगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट? ऑब्वियसली डिस्टेंस बड़ा होगा, या रास्ते की लंबाई बड़ी है। अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे चले, ऐसी सीधी रेखा पे चले, पॉइंट ए यहाँ पे, पॉइंट बी यहाँ पे, अगर इस रास्ते पे ऑब्जेक्ट चलता है तब डिस्टेंस पाथ लेंथ के बराबर वो भी ए बी के बराबर होगा, और डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक स्ट्रेट लाइन वो भी ए बी के बराबर होगा। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है, बराबर हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के। कब? जब बॉडी स्ट्रेट लाइन पे चले। अगर कर्व लाइन पे चले तो डिस्टेंस बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट के। लेकिन किसी भी सूरत में जो डिस्प्लेसमेंट है वह डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता है। इसीलिए यह स्टेटमेंट जो कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल कैन बी ग्रेटर देन द डिस्टेंस, यह गलत है, फॉल्स है। क्योंकि किसी भी सूरत में डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता है। यह स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम लोग। The magnitude of displacement of a particle can be equal to distance travel। अभी तो हम लोग देखे हैं ट्रू है वह। और बताओ तो किस परिस्थिति में डिस्टेंस का माने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा? एक ही है, अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन पे चल रहा हो तभी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज कैन बी एडेड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ अलजेब्रा। अर्थमेटिक्स मतलब जो जोड़ घटाव तुम लोगों ने अभी क्लास 8 तक पढ़ा है, चाहे क्लास 9 तक पढ़ा है, उसी को कहते हैं रूल्स ऑफ अर्थमेटिक्स, जोड़ घटाव गुना भागा का नियम। तो वेक्टर क्वांटिटी को अभी हम लोग पढ़े हैं, वेक्टर अलजेब्रा पढ़ा जाता है, वेक्टर अलजेब्रा। क्लास 11 में जाओगे तो तुम लोग को पढ़ाया जाएगा ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। तो वहाँ पे वेक्टर को जोड़ करना, गुना करना, घटाव करना सब सिखाया जाएगा, अर्थमेटिक से नहीं होगा। तो दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, दैट इज फॉल्स। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। आगे हमारे पास द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। इसका जवाब तुम अपने से दोगे क्या? सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि दो इसका जवाब अपने से दो। इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचना होगा। चलो 3, 2, 1। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज 10 मिनट इन 10 मिनट टाइम इंटरवल इज 0। इट्स वेलोसिटी एट एवरी इंस्टेंस मस्ट बी 0। कहता है कि किसी पार्टिकल का मोशन हम लोगों ने 10 मिनट तक ऑब्जर्व किया, और 10 मिनट के बाद जब हम उसका डिस्प्लेसमेंट निकाले तो वह 0 आया। तो क्या इस बात का मतलब यह है कि हर एक टाइम पे बॉडी का वेलोसिटी 0 था? चलो हम तुमको एक एग्जाम्पल से बताते हैं। एक सर्कल है, पार्टिकल ए से चलना शुरू किया और 10 मिनट में पूरा एक राउंड कंप्लीट करके फिर ए पे ही वापस आ गया, और ये सब करने में उसको 10 मिनट लगा है। तो इसका 10 मिनट के बाद डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? सर डिस्प्लेसमेंट होगा 0, क्योंकि इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन एक ही जगह पे है। लेकिन क्या पूरे 10 मिनट के दौरान बॉडी यहीं पे रुका हुआ था कि चल रहा था?
सर चल रहा था, यानी इसका वेलोसिटी जीरो नहीं था। मतलब यह स्टेटमेंट गलत होगा। अगर किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 10 मिनट के दौरान जीरो है तो यह जरूरी नहीं है कि उसका वेलोसिटी भी जीरो है। वेलोसिटी जीरो हो सकता है, वेलोसिटी जीरो नहीं भी हो सकता है। हो सकता है कि पार्टिकल यहीं पे 10 मिनट तक बैठा रहे, या फिर गोल गोल घूम रहा हो, या फिर सिर्फ सर्कल पे है। क्यों? यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है, बॉडी ए से चलना शुरू किया, बी पे पहुंचा, फिर बी से वापस ए पे आया। अगर यह काम करने में उसको 10 मिनट लग रहा है तब भी तो डिस्प्लेसमेंट जीरो ही होगा, यानी कि दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। जरूरी नहीं है कि बॉडी का माने वेलोसिटी जीरो हो, वेलोसिटी जीरो नहीं भी हो सकता है। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर अ पार्टिकल मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन। अगर पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। यह स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स? देखो तो जरा जवाब दो तो। देखो इसका जवाब ट्रू होगा। अब हम लोग सिनेरियो देखते हैं। बॉडी का वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब बॉडी स्ट्रेट लाइन पे फिक्स स्पीड से चल रहा होगा और एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में, तभी उसका वेलोसिटी कांस्टेंट कहा जा सकता है। अगर स्ट्रेट लाइन पे फिक्स स्पीड से एक ही डायरेक्शन में चल रहा हो तब उसका वेलोसिटी कांस्टेंट कहा जा सकता है। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है यानी स्पीड भी कांस्टेंट होगा, स्पीड कांस्टेंट होगा तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, इस प्रकार का होगा। और अगर यूनिफॉर्म नहीं होता तो यह कर्व लाइन होता। तो दिस इज ट्रू। नेक्स्ट, for a particle moving with constant acceleration along a straight line, the velocity time graph is a straight line. कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है स्ट्रेट लाइन पे तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। ट्रू है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सर पढ़ा था कि अगर एक्स एक्सिस पे टाइम, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी रख के अगर कोई ग्राफ खींचा जाए तो इस ग्राफ को हम लोग कहते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ तीन प्रकार के हम लोगों ने पढ़े थे। एक हॉरिजॉन्टल लाइन, जब वेलोसिटी इज कांस्टेंट यानी एक्सेलरेशन जीरो हो। दूसरा स्ट्रेट लाइन, अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। और तीसरा अगर कर्व लाइन हो इस प्रकार का तो इसका मतलब होता है एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। यही तीन प्रकार का हम लोग पढ़े थे। तो फॉर अ पार्टिकल मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। हाँ स्ट्रेट लाइन होगा, ट्रू। नेक्स्ट, अब आया फिल इन द ब्लैंक्स। चलो इसको जल्दी जल्दी कर लो। देखो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, सारे क्वेश्चन मैंने एच.सी. वर्मा की किताब से लिए हैं। तुम लोग अगर यह देख रहे हो तो किताब खोल के अपने पास रखो। मेरे बनाने से पहले खुद से बनाओ, बन जाता है तो उतना दूर आगे बढ़ा लो वीडियो को, जो नहीं बन रहा हो उसी को देखो। चलो ठीक है। नेक्स्ट आता है फिल इन द ब्लैंक्स। अ वेक्टर क्वांटिटी हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज, पता है तो कमेंट कर सकते हो, करो, मैं देखता हूं। तो अगर तुम लोग कमेंट करते हो तो मैं देखता हूं। अ वेलोसिटी हैज, वेक्टर क्वांटिटी हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, यहां पे लिखा जाएगा डायरेक्शन। नेक्स्ट, डिस्टेंस इज अ डैश क्वांटिटी एज इट हैज नो डायरेक्शन। हम लोग जानते हैं डायरेक्शन के आधार पे फिजिकल क्वांटिटी को दो कैटेगरी में रखा गया है। एक को कहते हैं हम लोग वेक्टर
और दूसरे को कहते हैं स्केलर। वेक्टर के पास डायरेक्शन होता है और स्केलर के पास डायरेक्शन नहीं होता है। डायरेक्शन नहीं होता है। अब कहता है कि डिस्टेंस एक डैश क्वांटिटी है, मतलब क्योंकि इसके पास डायरेक्शन नहीं होता है, तो डायरेक्शन नहीं होता है इसलिए यह एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट इज अ डैश क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट का याद है डेफिनेशन? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। यहाँ पे इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन यानी डायरेक्शन भी मेंशन होता है, इसलिए यह एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर इज ए यूनिट ऑफ डैश। स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इनमें से किसका यूनिट होगा किलोमीटर पर आवर? कोई बहुत भारी क्वेश्चन नहीं है, पर हम उम्मीद करते हैं कि जो लोग लिख लिए होंगे वो लोग मुझे मैसेज करेंगे, मैंने कमेंट करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। देखो तो यहाँ पे मैं फिजिकल क्वांटिटी लिखता हूँ, देखो इसमें से किसका हो सकता है? स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इसमें से किसका यूनिट किलोमीटर पर आवर स्क्वायर होगा? देखो यार ऐसा यूनिट नहीं है और जरूरी नहीं है कि हर जगह ऐसा यूनिट ही यूज हो। तुम्हारे बाइक में किलोमीटर पर आवर में स्पीडोमीटर का रीडिंग दिया रहता है, वो ऐसा यूनिट नहीं ना है। हम लोग प्रैक्टिकल यूनिट यूज करते हैं। देखो यहाँ पे है किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, नहीं पता लग रहा है, एक काम करो, किलोमीटर होता है लेंथ का, और लेंथ का ऐसा यूनिट लिखो मीटर। आवर होता है टाइम का ऐसा यूनिट लिखो सेकेंड स्क्वायर। अब बताओ तो किसका होता है? सर एक्सीलरेशन का। तो यहाँ पे होगा एक्सीलरेशन। नेक्स्ट, द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? सर हमको नहीं पता। अरे भागा दे दो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप, तुम किसी भी ग्राफ का स्लोप अगर याद ना हो कि कौन क्या देता है तो आसान तरीका है y एक्सिस बटा x एक्सिस कर दो। यहाँ पे हमसे कहता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यानी यहाँ पे होगा टाइम, यहाँ पे होगा डिस्टेंस। अब तुमसे पूछ रहा है कि इस पे अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ कोई खींचा है तो इसका स्लोप क्या बताएगा? तो स्लोप निकालना हो ना, तो y एक्सिस पे जो क्वांटिटी है उसके यूनिट को x एक्सिस पे जो क्वांटिटी है उसके यूनिट को भागा दे दो, जिसका यूनिट तुमको मिलेगा रिजल्ट में वही होगा। यहाँ पे डिस्टेंस का यूनिट मीटर डिवाइड बाय टाइम का यूनिट सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड होता है स्पीड का, क्योंकि डिस्टेंस है तो वेलोसिटी हम लोग नहीं कर सकते स्पीड का, तो यहाँ पे होगा स्पीड। नेक्स्ट, the speed time graph of a particle moving at a constant speed is a straight line dash to the time axis। अब याद करो वह काली रात जब तुमने स्पीड टाइम ग्राफ पढ़ा था। हम लोगों ने पढ़ा था स्पीड टाइम ग्राफ किसे कहते हैं? सर स्पीड टाइम ग्राफ एक ऐसा ग्राफ जिसके एक्स एक्सिस पे टाइम लिखा हुआ हो और वाई एक्सिस पे स्पीड लिखा हुआ हो। और यह ग्राफ हम लोगों ने पढ़ा था 3 प्रकार के। एक प्रकार नंबर 1 हॉरिजॉन्टल लाइन यानी पैरेलल टू टाइम एक्सिस। यह तब होता था जब स्पीड होता था कांस्टेंट स्पीड। अगर बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड देन ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। दूसरा स्ट्रेट लाइन, दूसरे कलर से हम लोग लेंगे स्ट्रेट लाइन। ऐसा तब होता था जब बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑन ए स्ट्रेट लाइन, इक्वल टाइम में इक्वल स्पीड चेंज हो रहा हो तो ऐसा ग्राफ बनता था।
और तीसरा बनता था कर्व लाइन। कर्व लाइन यानी कि कोई टेढ़ा मेढ़ा बना लो, ऐसा तब बनता था जब इक्वल टाइम में इक्वल स्पीड चेंज नहीं हो रहा हो। यही तीनों है। तो हमारे पास कहता है, आप क्वेश्चन पे आओ रिटर्न। द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड इज स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस होगा। तो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू, यहाँ पे लिख दो पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। हो गया। हाँ, मजा आ रहा है कि सिर्फ अकेले मजा मुझे ही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन द स्पीड टाइम ग्राफ इज। हाँ मम्मी, इसको तुम लोग बनाओ तो इतना इजी क्वेश्चन, अगर नहीं बना तो लानत है। देखो तो नहीं बन रहा है क्या है? नहीं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से फिक्स डायरेक्शन में चल रहा है तो स्पीड टाइम ग्राफ कैसा होगा? देखो, फिक्स डायरेक्शन बोल दिया है, इस कारण से स्पीड का मैग्नीट्यूड वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। यानी हम लोग वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ को ही चेक करेंगे जब हमारे पास एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो, मतलब एक्सेलरेशन चेंज ना होता हो। टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ लगभग एक जैसा ही ट्रीट किया जाएगा। तो हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसे कहते हैं? वैसा ग्राफ जिसके एक्स एक्सिस पे टाइम, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी हो, उसको हम लोग कहते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम लोगों ने 3 प्रकार का पढ़ा था। पहला पढ़ा था हॉरिजॉन्टल यानी पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ऐसा सिर्फ तब होता था जब वेलोसिटी हो कांस्टेंट। दूसरा हम लोग पढ़े थे, यह हो सकता है स्ट्रेट लाइन। कब? जब एक्सेलरेशन हो कांस्टेंट। और तीसरा कर्व लाइन। कर्व लाइन मतलब टेढ़ा लाइन कब? जब एक्सेलरेशन इज वेरिएबल। यही 3 तो पढ़े थे। साथ में 2 बात और पढ़े थे, एरिया अंडर द ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, स्लोप ऑफ द ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। एनीवे, नेक्स्ट कहता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स in a fixed direction with uniform acceleration then speed time graph is a straight line sir, a straight line। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 8 में आप कुछ कर पा रहे हैं कि नहीं। द एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ, इसमें मैं क्या बताऊँ? स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया सर हमको याद नहीं रहता है कि स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया क्या बताएगा। तो देखो, अभी मैंने स्लोप का बताया, वाई एक्सिस पे जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको एक्स एक्सिस से भागा करो, उसके बाद यूनिट निकालो, जिस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट आएगा वही स्लोप बताएगा। अगर एरिया अंडर द ग्राफ निकालना है तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो फिजिकल क्वांटिटी है दोनों को गुना कर दो। गुना करने के बाद उसका जो यूनिट आएगा वही यूनिट से चेक कर लो कौन सा फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमसे क्वेश्चन पूछता है द एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ। तो स्पीड टाइम ग्राफ किसे कहते हैं? वैसा ग्राफ जिसके एक्स एक्सिस पे टाइम, वाई एक्सिस पे हो स्पीड, उसको हम लोग कहते हैं स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द ग्राफ किस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा? तो इसके लिए स्पीड और टाइम, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो फिजिकल क्वांटिटी है उनके यूनिट को गुना करो। तो स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकेंड, टाइम का यूनिट सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कटेगा तो बचेगा मीटर। अब मीटर किसका? चलते क्लास में किसी दिन मच्छर की हत्या कर जाएगी, कटेगा तो अच्छा यूट्यूब पे वायलेंस नहीं दिखा सकते हैं ना, ठीक है, भागो। मीटर, अब मीटर किसका यूनिट होता है? तो 2 चीज का हो सकता है, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। तो स्पीड का डेफिनेशन देखो, स्पीड के डेफिनेशन में आता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, इसलिए डिस्प्लेसमेंट हम नहीं डिस्टेंस लेंगे। तो हमारा हो जाएगा एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस। नेक्स्ट, द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यह निकाल लोगे। क्या तरीका है?
एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो फिजिकल क्वांटिटी है उन दोनों को गुना करो। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्स एक्सिस पे टाइम होगा, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी। तो एरिया अंडर द ग्राफ का यूनिट निकालने के लिए हम लोग वेलोसिटी का यूनिट मीटर, यह कलर मुझे ना कतई पसंद नहीं, भागो यहाँ से लाल कहीं का। वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड, टाइम का यूनिट सेकेंड कटा आया मीटर, यानी एरिया अंडर द ग्राफ का यूनिट होगा मीटर। अब मीटर से तो दो यूनिट हो, माने दो फिजिकल क्वांटिटी है जिनका ऐसा यूनिट मीटर होता है, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। अब दोनों में से कौन सा डिस्प्लेसमेंट, दोनों में से कौन सा वेलोसिटी टाइम ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगा? तो देखो वेलोसिटी है हमारे पास, वेलोसिटी में आता है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, इसलिए हम लोग लेंगे डिस्प्लेसमेंट को। तो यहाँ पे हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। देखो तो वीडियो ऑलरेडी 1 घंटे का हो गया है, न्यूमेरिकल भी करना था तो न्यूमेरिकल को अगले वीडियो में करते हैं। और तुम लोग अगर किसी और किताब का भी क्वेश्चन चाहते हो कि मैं बोर्ड पे सॉल्व करूं तो मुझे बताना, मैं करूंगा। कुछ किताब मैं रिकमेंड कर सकता हूं, जैसे MTG एक अच्छी किताब है, या HC वर्मा और NCERT। तो तुम लोग अगर चाहोगे तो NCERT का क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ये सारे क्वेश्चन HC वर्मा के हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं HC वर्मा का न्यूमेरिकल बनाऊंगा। तो चलो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, टाटा।